हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के करंट अफेयर्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। पहले हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आंसर्स कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है, प्रधानमंत्री ने संसद भवन में राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम का अनावरण किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ यानी लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। तो नए संसद भवन पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इसे 8 अलग अलग चरणों में बनाया गया है। इसमें यानी इस प्रोजेक्ट को 8 स्टेज में कंप्लीट किया है। इसके बारे में मेन पॉइंट जान लेते हैं। देश की नई संसद का निर्माण हो रहा है, जिसको टाटा ग्रुप, जिसके चेयरमैन है रतन टाटा, उनके द्वारा इस नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो नई संसद भवन में संचालित किया जाएगा। यानी कि दिसंबर 2022 से पहले नई संसद भवन का निर्माण अपेक्षित है। यानी दिसंबर 2022 तक नई संसद भवन बनके तैयार हो जाएगी। नेशनल एम्बलम के बारे में जान लेते हैं। सूर्य और सास का प्रतीक होता है नेशनल एम्बलम, जिसको कांसे से बनाया गया है। इसका कुल वजन है 9500 किलोग्राम और इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। तो यह राष्ट्रीय प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए 6500 किलोग्राम वजन स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण भी किया गया है, ताकि इस नेशनल एम्बलम को सपोर्ट मिला रहे। नेक्स्ट बन जाता दोस्तों आपके लिए, महाराष्ट्र की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। रिदम ममानिया जो है महाराष्ट्र के वर्ली की रहने वाली है और यह 10 वर्षीय चैंपियन स्केटर है। तो नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गई है। नेक्स्ट है दोस्तों विंबलडन 2022 के बारे में। दोस्तों 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 तरह के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट एक वर्ष में किए जाते हैं, जिनके विजेताओं के बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी मंथ में खेला जाता है। फिर होता है फ्रेंच ओपन, जो कि फ्रांस में मई और जून में खेला जाता है। उसके बाद विंबलडन होता है, जो कि जून और जुलाई में खेला जाता है। और लास्ट में आता है यूएस ओपन, जो कि अगस्त और सितंबर में अमेरिका में खेला जाता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनके विजेताओं के बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो विंबलडन 2022 में जोकोविच ने पुरुष में और एलेना ने महिला एकल का मुकाबला जीता है। विंबलडन 2022 में टेनिस प्रतियोगिता खेली गई 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक, और ये कहाँ पर खेली गई, लंदन में। ये भी पूछा जा सकता है विंबलडन मैच कहाँ पर खेले जाते हैं। विंबलडन कहाँ पर खेला जाता है, तो लंदन इंग्लैंड में खेला जाता है। पुरुष एकल और महिला एकल दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले पुरुष एकल के बारे में जान लेते हैं। सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविक, जिसने पुरुष एकल खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में उसने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस को हराया। जोकोविक का यह 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, राफेल नडाल ने। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, राफेल नडाल ने। ग्रैंड स्लैम मीन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो कुल मिलाकर उसने 22 खिताब जीते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं नोवाक जोकोविच और थर्ड नंबर पर आते हैं रोजर फेडरल, जिसने अभी तक 20 खिताब जीते हैं। महिला एकल के बारे में यानी वुमन सिंगल के बारे में जान लेते हैं। कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना ने ट्यूनिशिया की ओंस जेब्यूअर को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। यह कजाकिस्तान के लिए पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो याद रखिए, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। कजाकिस्तान की पहली कोई खिलाड़ी है जिसने ग्रैंड स्लैम जीता है, और वो है महिला एलेना रैबाकिना। मलाला दिवस की बात कर लेते हैं। मलाला डे जो है हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला दिवस हर साल मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। उसके बारे में देख लेते हैं। 2012 में लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के बाद तालिबानी बंदूकधारियों ने मलाला के सिर में गोली मार दी थी। कब, 2012 में। उसका इलाज हुआ, वह जल्द रिकवर हुई। उसके बाद उसने लड़कियों के अधिकारों के लिए अपनी वकालत लगातार जारी रखी। तालिबानी जो है अफगानिस्तान का आतंकी गुट है, जो फिलहाल अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है, और अफगानिस्तान के अंदर फिलहाल अभी तालिबान की ही सरकार है।
आगे देखते हैं, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया। गीता गोपीनाथ जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला और दूसरी भारतीय है। पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के भी अध्यक्ष रहे हैं। उसने 2003 से लेकर 2006 के दौरान आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निर्देशक के रूप में कार्य किया है। गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये था गीता गोपीनाथ के बारे में, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया है। आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है। इसमें 190 देश शामिल है। 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसका कार्य 1945 में शुरू हुआ था। इसके शुरू में 29 देश थे और अभी फिलहाल कितने देश हैं? 190। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से अस्तित्व में आया था। तो जब भी किसी देश पे किसी भी तरह का फाइनेंशियल मौद्रिक संकट आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तो यह बैंक जो है उस देश की आर्थिक मदद करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है मिशन शक्ति योजना। इसके बारे में जान लेते हैं। मिशन शक्ति योजना भारतीय सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। इसमें क्या है? इसमें एकीकृत महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम कराए जाएंगे। यह महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए एक छत्र योजना के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट विक्रांत के बारे में, जो कि नेवी का एयरक्राफ्ट करियर है। उसका समुद्री परीक्षण यानी कि सी के अंदर उसका टेस्ट किया गया है। उसका चौथा चरण, 4th स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। तो विमान वाहक पोत विक्रांत जो है वो स्वदेशी है, यानी हमारे देश के द्वारा उसको निर्मित किया गया है। उसने समुद्री परीक्षण में समुद्र के अंदर उसका चौथी बार 4th स्टेज का टेस्ट किया गया है, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान जो है विक्रांत के सभी उपकरण और प्रणालियां, यानी कि उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं और या फिर कोई भी मैकेनिज्म सिस्टम्स जो है उसका पूरी तरह टेस्ट किया गया है, जो कि पूरी तरह सफल रहा। जुलाई 2022 तक इस पोत को नौसेना को नेवी को सौंपे जाने का लक्ष्य है। इसके बाद जो है इसे अगस्त में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। विमान वाहक पोत विक्रांत का डिजाइन और निर्माण भारतीय नौसेना ने और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। दोस्तों याद रखना, इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक ही विमान वाहक पोत है जिसको एयरक्राफ्ट करियर बोला जाता है। उसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है भारत ने रशिया से खरीदा था और ये फिलहाल एक ही है। भारत के पास कोई भी दूसरा एयरक्राफ्ट करियर नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, अमिताभ कांत को G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया। तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत, जिसको G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है और वे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। तो फिलहाल G20 का शेरपा कौन है? पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय मंत्री है। किसी देश के व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। G20 और G8 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शेरपा समन्वय का कार्य करता है। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ जितने भी G20 और G20 या G8 के सदस्य देश हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर काम करते हैं। G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। G20 दुनिया की 2/3 आबादी का और विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 19 देश पूर्ण रूप से शामिल है और एक यूरोपीय संघ है। और यूरोपीय संघ में कई देश शामिल हैं जो कि यूरोप से बिलोंग करते हैं, जो कि यूरोप में है। नेक्स्ट है दोस्तों, वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। वाराणसी को 1 वर्ष के लिए एससीओ की यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। यह घोषणा एससीओ के महासचिव जांग मिंग ने 15 जुलाई को की थी। एससीओ के बारे में जान लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, जिसकी फुल फॉर्म रहती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा का गठबंधन है। इसके सदस्य देश है चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसके 8 ये सदस्य देश हैं
एससीओ का हेड ऑफिस मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता ली थी। तो भारत एससीओ संगठन का सदस्य कब बना था? 9 जून 2017 को। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा यह अक्षेत्रीय संगठन है। अक्षेत्रीय मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक एरिया के आसपास के देश मिलकर जो संगठन बनाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको बोला जाता है अक्षेत्रीय संगठन। जैसे कि एशियन, ASEAN, ये भी एक संगठन है जो कि आसपास के देशों का संगठन है, जिसको अक्षेत्रीय संगठन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्जेंटीना को पराजित करके नीदरलैंड 9वीं बार महिला हॉकी विश्व कप का विजेता बना है। तो याद रखिए, इस साल जो है महिला हॉकी विश्व कप का विजेता कौन रहा है? नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये संगठन जो है महिला विश्व कप कराती है। तो नीदरलैंड जो है 2022 के विश्व कप का विजेता बना है। इस प्रतियोगिता के फाइनल में नीदरलैंड ने 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराते हुए लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। नीदरलैंड की टीम ने साल 2014 में, 2018 में यह खिताब जीते। तो ये इस टीम का कुल मिला के 9वां विश्व कप खिताब है, यानी नीदरलैंड अब तक 9 विश्व खिताब जीत चुके हैं और तीन खिताब लगातार जीते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जर्मनी को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो फर्स्ट स्थान पर रहा नीदरलैंड, सेकंड पे रहा अर्जेंटीना और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। भारत के बारे में देख लेते हैं। भारतीय टीम ने इस विश्व कप में 9वां स्थान हासिल किया। अब जान लेते हैं बैडमिंटन के बारे में। PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन में, किसमें? सिंगापुर ओपन में बैडमिंटन खिताब जीता है। तो सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन के महिला सिंगल्स का खिताब भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने जीता है। 17 जुलाई को खेले गए इस प्रतियोगिता के फाइनल में सिंधु ने चीन की वैंग जी को पराजित कर यह खिताब जीता। इस PV सिंधु ने ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। आगे देखते हैं 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है। विपक्ष की उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा होगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू विजय बनी है। यानी अब जो है भारत के प्रेसिडेंट रहेंगे द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जोलान उत्तर प्रदेश में किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। यह 7 जिलों से होकर गुजरेगा। अंत में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जुड़ जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले से बरतकूप से शुरू होता है। चित्रकूट जिले के बरतकूप से शुरू होता है। यह इटावा जिले के कुदरैल गांव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है। तो इटावा में यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है। तो यह चित्रकूट, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर, औरैया और इटावा नामक 7 जिलों से होकर गुजरता है। और लास्ट है केरल, इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसकी अपनी इंटरनेट सेवा रहेगी और इसका नाम रखा गया KFON, यानी कि KFON, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो यह भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जिसकी अपनी इंटरनेट सेवा रहेगी। तो दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं, जिसमें पहला आता है केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अमिताभ कांत को। तो सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग, यानी नीति आयोग को क्या बोला जाता है? थिंक टैंक। तो इसके पूर्व CEO थे अमिताभ कांत, जिसको G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड है दोस्तों, भारत के कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा लगातार कितने T20 मैच जीतने का क्रिकेट इतिहास के रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 13 T20 मैच। तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 11 जुलाई को।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया गया था। तो याद रखिए, जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा मेडल जीता है? तो अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। और ISSF विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है, 13 एक्सप्रेसवे देश के अंदर किस राज्य में बनाए गए हैं, या फिर देश का कौन सा राज्य है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहन सुब्रमण्यम को। दक्षिण सूडान जो है सूडान से अलग हुआ है, वहां पर यूएन की सेना के द्वारा सिक्योरिटी और सेफ्टी दी जाती है। तो वहां का जो सैन्य कमांडर रहेगा वो भारत का मोहन सुब्रमण्यम रहेगा, क्योंकि भारत भी इस यूएन मिशन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस बैंक ने रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैकेनिज्म पेश किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मैकेनिज्म पेश किया है, यानी कि RBI जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब रुपये में करेगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, चीन और किस देश के द्वारा सी गार्जियंस 2 यानी कि सी गार्जियंस 2 एक्सरसाइज समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान ने सी गार्जियंस 2 नाम से एक समुद्री अभ्यास किया है। इसका आयोजन पाकिस्तान की नौसेना के द्वारा और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के द्वारा यह अभ्यास किया गया है। और यह कहां पर किया गया है? यह शंघाई के पास में किया गया है। तो दोस्तों, यह आज की वीडियो जिसमें हमने 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर कवर किया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।